बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें दो लफ्ज़ आपको नज़र आएंगे। एक तो आपके पास है इलेक्ट्रो, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात हो रही है। स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस चैप्टर में चार्जेस को स्टडी करना है। कब? जब चार्जेस क्या होंगे? एट रेस्ट होंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो पढ़ने वाली और समझने वाली है वो है कि चार्ज क्या चीज़ है। कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, चार्जेस की स्टडी की। तो चार्जेस इटसेल्फ हैं क्या चीज़, या चार्ज फिज़िकली क्या चीज़ है। तो उसमें एक डेफिनेशन यहाँ पे छोटी सी लिखी हुई है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है जी? ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच इज़ एक्वायर्ड बाय एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी। क्या है जी? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हम ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जो किसी पार्टिकल की या मैटर की नेचुरल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाए बाय एफिशिएंसी यानी कि ज़्यादती होना, और डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाना। किस चीज़ की? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मैटर पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना या ज़्यादती हो जाना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं जी? चार्ज का नाम देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक आपके पास था एलिमेंट, सपोज़ सोडियम। ये जो फार्मूला अभी केमिकल फार्मूला सोडियम का मैंने लिखा, आपको पता है कि ये एक न्यूट्रल एलिमेंट लिखा गया है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल क्यों लिखा गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये क्या हैं जी? इक्वल हैं यहाँ पे। अब जैसे ही इस सोडियम एटम में से मैं एक प्रोटॉन को रिमूव करता हूँ तो रिमेनिंग चार्ज उस पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी हमने कहा कि एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी, तो देखें वहाँ से हमने क्या किया? एक प्रोटॉन को रिमूव कर दिया। रिमूव करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हुई, और ये सोडियम आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज की बात समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा हम चार्जेस की जब बात करें तो हमारे माइंड में क्लिक होता है फौरी तौर पे क्या चीज़? दो टाइप्स चार्जेस की। कौन कौन सी जी? एक टाइप आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, और एक टाइप कौन सी है? नेगेटिव चार्ज। और हमें ये भी पता है कि इनमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस में क्या हो जाती हैं जी? अट्रैक्शंस और रिपल्शंस होती हैं। अब क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की, तो चार्ज जो है, जैसे कि अभी हमने कहा कि सोडियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो चार्ज कितना है, उस कितने यानी कि उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास उस चार्ज का कोई ना कोई यूनिट होना भी ज़रूरी है। तो यूनिट जो है वो चार्ज का क्या होगा? दैट इज़ कूलम्ब। चार्ल्स कूलम्ब जो था, एक इंजीनियर था, उसके नाम पे चार्ज का यूनिट रखा गया, दैट इज़ कूलम। इट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6.241 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज की जब हम बात करें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये क्वांटिटी जो फिगर आपके पास लिखा गया है। अब कोई ना कोई यूनिट हो तो उस यूनिट का सिंबल भी होता है। उस यूनिट के सिंबल को हम कूलम के लिए रिप्रेजेंट किस से करते हैं जी? कैपिटल C के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ किसी एलिमेंट के ऊपर 5 कूलम चार्ज है, तो उसको मैं लिखूँगा कैसे? 5C, जिसमें 5 क्या चीज़ होगी? उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो C है ये क्या है? उसका स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगा। बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आपको पता है कि किसी भी यूनिट को जब हम पढ़ें तो उस यूनिट को डिफ़ाइन भी करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि किसी एक कंडक्टर में से कितना करंट पास आउट करवाया जाए? 1 एम्पेयर का करंट। एक कंडक्टर मटेरियल है, सपोज़ आपके पास एल्युमिनियम है, आयरन है, स्टील है, कोई भी कंडक्टर मटेरियल है, उसमें से जब 1 एम्पेयर का करंट पास करवाया गया थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में
किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट दैट इज़ इक्वल टू 1 कूलम। ये किसके इक्वल होगा? 1 कूलम चार्ज के इक्वल होगा। मतलब कि उस कंडक्टर के ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा। कब? जब 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकेंड में वहाँ से पास आउट करेगा। इसी बात को सामने रखते हुए हम एक छोटी सी इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर ऑफ करंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में गुजरने वाला करंट। तो चार्ज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने चार्ज की टाइप्स देखी, डेफिनेशन देखी और उसका यूनिट और 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन। तो चार्ज में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज भी देखते चलें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या हैं? आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सपोज़ मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बहुत ही बेसिक सी बात है, आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं जी? जैसे कि मैं कहता हूँ एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये दोनों क्या करेंगे जी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगर पहला चार्ज नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास पहली 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी वो कहता है कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। चार्ज जब भी लूज़ होगा या गेन किया जाएगा, मतलब चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, वो हमेशा किस टर्म में होगी? क्वांटाइज्ड टर्म में होगी, जिसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म उसकी लिखते हैं प्लस माइनस NE। और इसमें n जो है दैट इज़ अ नंबर। n की वैल्यू क्या हो सकती है जी? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और E क्या चीज़ है जी? चार्ज। उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज, वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद अगर हमने चार्ज को डिटेक्ट करना हो, मेरे पास एक कंडक्टर मटेरियल है, उस कंडक्टर मटेरियल के ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ? डिटेक्ट करता हूँ चार्ज को। किससे? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी। ये गोल्ड लीफ जो है एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक न्यूट्रल बॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस पे चार्ज 0 है। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो वो भी पता लगाया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज हो तो वो भी पता लगाया जा सकता है। इसके बाद चार्ज को मेजर कैसे किया जाता है? विद इलेक्ट्रोमीटर। कि चार्ज आपके पास है कितना। यहाँ से गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से तो हमें सिर्फ ये पता चला कि चार्ज है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन चार्ज की क्वांटिटी कितनी है दैट इज़ मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोमीटर। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज आपके पास किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में या किसी भी फिज़िकली अगर देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ये क्या होना चाहिए? वहाँ पे वैलिड होना चाहिए कि जितना चार्ज आपके पास गेन हो रहा है या लूज़ हो रहा है वो चार्जेस की वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ इक्वली रिलेट करनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी गेन्ड और लूज्ड इज़ इक्वल कंजर्वेशन ऑफ मैस की बात करते हैं। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो इन केस ऑफ चार्जेस क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने बात की अभी चार्ज को समझने के लिए, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में हमने इसी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ और इन्हीं बातों को डिस्कस करना है। तो उसके बाद हम चलते हैं जी अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम क्या था जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? एक रफ सी हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी थी कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप क्या कहोगे जी? ये ब्रांच है फिज़िक्स की। पहली बात जो याद रखने वाली है कि फ़िज़िक्स की आपने ब्रांचेस काफ़ी सारी पढ़ रखी हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी क्या है? एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। किस से डील करती है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये 2 बातें आपने याद रखनी हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है जी? स्टडी ऑफ चार्ज है और एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कि आपने चार्ज को स्टडी तो करना है लेकिन साथ किस चीज़ को सामने रखते हुए?
उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स को सामने रखते हुए। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है? वैसे फोर्स आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रखी है कि फोर्स क्या चीज़ है, या जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं, जहाँ से फोर्स की डेफिनेशन हमें मिलती है किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना जी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये एक पर्टिकुलर फोर्स होगी। उस फोर्स की डेफिनेशन क्या है? अ फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ऐसी फोर्स है जो दो अपोजिट या सिमिलर चार्जेस को होल्ड करती है, ड्यू टू विच चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या बात समझ आई कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दो चार्जेस की वो कहाँ से पता चलती है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स से पता चलती है। डेफिनेटली अभी हमने बात की कि दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वहाँ पे एक्ट कर रही होगी। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कहाँ से पता चलेगी जी? इलेक्ट्रिक फोर्स से पता चलेगी। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन किया था जी चार्ल्स कूलम्ब ने। जो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स 1784 में चार्ल्स कूलम्स ने हमें ये बात समझाई थी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन किस चीज़ से पता चलेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स से पता चलेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलम्स ने अपने एक लॉ की स्टेटमेंट में हमें एक्सप्लेन करके दिया। उसी स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि ये कूलम्स फोर्स ही इलेक्ट्रिक फोर्स है बेसिकली, और ये फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे एक्ट करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये कूलम्स लॉ प्रेजेंट करने वाला बंदा कौन था जी? चार्ल्स कूलम्ब था, जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, जहाँ पे उसने चार्जेस को स्टडी किया और ये कंक्लूजन उसने अपना एक स्टेटमेंट में दिया। कंक्लूजन में उसने सबसे पहली बात ये कही कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि अभी हमने कहा कि चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्टिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ जॉइनिंग। स्टूडेंट्स मैं सपोज कर लेता हूँ कि दो चार्जेस हैं मेरे पास, एक Q1 है और एक Q2 है। सपोज दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इन दो पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर से फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। मैं क्या करता हूँ, इस Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के सेंटर्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस फोर्सेस एक्ट करेंगी। अगर जैसे कि हमने बात की कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और दो सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन किस तरह से होगी जी? Q1 Q2 को कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा विद द फोर्स F1 ऑन 2। कौन सी फोर्स जी? वो फोर्स जो चार्ज 1 की वजह से चार्ज 2 पे लग रही है। बिल्कुल इसी तरह Q2 चार्ज एक फोर्स लगा रहा होगा Q1 पे, दैट इज़ ऑल्सो रिपल्शन, और इस फोर्स को हम शो करते हैं F ऑन 1 ड्यू टू 2 चार्ज। Q2 चार्ज की वजह से 1 पे लगने वाली फोर्स कौन सी है जी? F2 1 होगी, और ये जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है इसको हम डिस्टेंस को शो करते हैं स्मॉल r के साथ। अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि एक्टिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, तो इस बात का मतलब ये है कि Q2 जब Q1 को रिपेल कर रहा होगा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो रिपल्शन इस डायरेक्शन में करेगा या इस डायरेक्शन में करेगा या इस डायरेक्शन में करेगा, नहीं, बल्कि वो डायरेक्शन होगी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हमें बताएगी। अब देखें, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अक्रॉस अगर रिपल्शन हो तो उसकी पॉसिबल डायरेक्शन ये वाली है। यहाँ पे देखें तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अक्रॉस पॉसिबल डायरेक्शन ये वाली नज़र आ रही है। तो ये पॉइंट जो है वो डेफिनेशन में, स्टेटमेंट में क्लियर करना चाहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो आप अट्रैक्शन और रिपल्शन का देख रहे हैं वो हमेशा कहाँ पे होगा? अक्रॉस द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द चार्ज। तो पहली चीज़ जो कूलम्स लॉ में आपने समझी वो क्या है जी? कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन सी अट्रैक्शन या रिपल्शन की एक्ट कहाँ पे कर रही हो? अक्रॉस द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, और
सेंटर ऑफ द चार्ज, फ्रॉम सेंटर ऑफ द चार्ज। बिल्कुल जैसे ग्रेविटी में आपने पढ़ा था कि ग्रेविटी की फोर्स अट्रैक्शन की हमेशा बॉडी के सेंटर से एक्ट कर रही होती है, सेम यहाँ पर भी क्या होगा, उस चार्ज के सेंटर से वो फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब इसी स्टेटमेंट में हमें मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी मिलती है कि दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इस बात का मतलब क्या है कि आपकी फोर्स जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल टू, यहाँ मैं डेफिनेशन में ऐड कर लेते हैं, टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। Q1 और Q2 चार्जेस हमने कंसीडर किए हुए हैं, तो Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हमने साथ साइन मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। नेगेटिव चार्ज आपको पता है उसके साथ डेफिनेटली साइन नेगेटिव ही आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। दूसरी बात उसने कही कि चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि वही चार्जेस जो हैं वो इन्वर्सली भी रिलेट करते हैं किसके साथ, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस उनके दरमियान हमने क्या रखा जी, स्मॉल r रखा, तो इट मीन्स आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1/r स्क्वायर आ जाएगा। तो यही दो चीज़ें हमने यहाँ पे मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में भी लिखी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और इन दोनों मैथमेटिकल इक्वेशंस में आप देखें आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे फोर्सेस मौजूद हैं, इनको कंबाइन करेंगे तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और हमें पता है कि ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ पे हम वो कांस्टेंट क्या लिखेंगे जी, K लिखेंगे, जिसे हमने क्या नाम दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मीडियम पे ये डिपेंड करता है। अब देखें यहाँ से तीन चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं। अगर हम बात करें कि कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। आज इस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस में हमने ये बात कही थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है। अब देखिए दो आपके पास चार्जेस मौजूद हैं, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो उन दोनों के दरमियान फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड ही कम रखा गया है तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फ़ोर्स होगी बहुत ही हल्की सी लाइट सी फोर्स होगी, लेकिन होगी ज़रूर। ठीक है, तो ये जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है इसीलिए हमने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है एक क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो उससे रेलिवेंट दूसरी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा। दूसरी बात यहाँ से हमने क्या नोट डाउन कीजिए कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस था ये R सेपरेशन जो रखी गई, ये सेपरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर दो चार्जेस को मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख देता हूँ, चाहे वो सेम चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान जो भी रेलेवेंट फोर्स होगी अट्रैक्शन या रिपल्शन की, वो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं चार्जेस को नज़दीक ले आता हूँ, एक दूसरे के करीब करता जाऊँगा, तो वही फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात जो हमें पता चली वो ये है कि ये फोर्स सेपरेशन और चार्जेस के साथ साथ मीडियम पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे देखें Q1 चार्ज आपके पास मौजूद है, Q2 मौजूद है, इनके दरमियान कोई मीडियम हो सकता है। वो मीडियम क्या है जी, एयर हो सकती है, वो मीडियम वैक्यूम हो सकता है, वो मीडियम वाटर हो सकता है, इसी तरह माइका शीट हो सकती है, वटएवर जो भी मीडियम हो उस मीडियम का इफ़ेक्ट साथ शामिल करना ज़रूरी है। उसी मीडियम के इफ़ेक्ट को कहाँ से हमने एक्सप्लेन करना है जी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि
के से एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा के की तरफ कि ये के इटसेल्फ क्या चीज़ है। तो के के लिए देखें यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको यहाँ पे जो ई शेप का कांस्टेंट नज़र आ रहा है इसको हम क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और ये 0 से 7 लिखा गया है दैट इज़ फॉर वैक्यूम, इसको हम पढ़ते हैं नॉट। ठीक है जी। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस k की वैल्यू क्या है 9 10⁻⁻⁹ क्या वैल्यू है जी 9 10⁻⁻⁹ और साथ में यूनिट दिया गया। अच्छा, अब ये यूनिट कैसे हमने निकाला, इसी इक्वेशन में से देखें। अगर आप k की वैल्यू निकालें तो k किसके इक्वल आ जाएगा f, ये r² दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q1 Q2 डिवाइड हो जाएंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी न्यूटन, r² कितना हो जाएगा मीटर स्क्वेयर, और Q1 का यूनिट 1 कूलम, Q2 का यूनिट 1 कूलम, ये हो जाएगा कूलम स्क्वेयर। तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर जो है आपके पास यूनिट आ जाएगा के कांस्टेंट का। इस के कांस्टेंट में आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट आपको मीडियम की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन आर लिखेंगे, वो नेक्स्ट हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे जस्ट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जो भी मीडियम होगा वाटर, एयर या माइक्रो शीट या जो भी अदर मीडियम आप यूज़ करेंगे उसकी परमिटिविटी होगी। अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को यहाँ पे इंक्लूड करें तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी जी 8.85 एक्सपोनेंट -12, और इसका कांस्टेंट बिल्कुल के कांस्टेंट के उलट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास इसका कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ा किस चीज़ के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में। इसके बाद मज़ीद कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के जो हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें म्यूचुअल फोर्स क्या है, थर्ड लॉ को कैसे ओबे करती है ये फोर्स, और इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम को, यानी ये जो के की वैल्यू हम पढ़ रहे थे इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।